हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी सीरीज़ चैप्टर नंबर 4, वो है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप बात करें मेंस की। तो हम ये आज देखेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स आएंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती है इंडस्ट्रीज़ की, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती है, और टाइम मिला तो एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था 1984 का, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर इंडस्ट्रीज़। आपने पहले भी देखा था पिछले चैप्टर्स में भी, एग्रीकल्चर वाले में, कि किसी भी इकॉनमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जहाँ एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़ और माइनिंग से रिलेटेड है, वही सेकेंडरी सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, और टर्शरी फिर सर्विसेज से होता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सेट्रा। तो सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स वैल्यू एडिशन इन प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रीज़ हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। किसी भी इकॉनमी के जैसे 3 सेक्टर्स होते हैं, तो जनरली किसी भी इकॉनमी की जो ट्रांजिशन होती है वो पहले प्राइमरी से होती है, सेकेंडरी, और फिर होती है टर्शरी। मतलब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, तो धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होती है सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी से फिर टर्शरी में ट्रांजिशन होता है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन। बट इंडिया के साथ थोड़ा अपोजिट है। इंडिया में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से सीधे हम टर्शरी पे मूव कर गए। मैक्सिमम पार्ट हमारा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी से मूव ऑन होकर टर्शरी में चला गया। हमारा सेकेंडरी सेक्टर कमज़ोर रह गया। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया ने कुछ किया नहीं है, किया है। बट आपको पता है कि चाइना कितना बड़ा प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसे अभी भी सेकेंडरी सेक्टर का आप किंग कह सकते हो। सो इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे? सपोज़ करिए ये वुड है या लकड़ी है, इससे आपने पल्प बनाया। पल्प बना के आपने इसके साथ कुछ केमिकल मिक्स किया और फिर इसमें पेपर बनाया। पेपर बनाया, फिर आपने इसमें केमिकल इंक के साथ कुछ इस पर राइट किया, फिर इसको बाइंडिंग करके आपने नोटबुक बनाया। अब इस पर ब्रांड आपने लगा दिया, इसकी मार्केटिंग कर दी और इसका फिर आपने सेल कर दिया। तो वुड कहाँ था और ये चेंज होते होते कहाँ चला गया? ये एक नोटबुक में चेंज हुआ। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब वुड से लेकर आपने फाइनल इसको बुक में चेंज किया, तो पूरा ही चेंज हो रहा है ना। प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल है कॉटन से क्लॉथ बनने का। कॉटन क्या होता है कि फार्मर्स इसको खेत में उगाते हैं। कॉटन से क्या बनता है? गिनिंग और वीविंग करके आपको यार्न बनता है। यार्न मतलब धागा। और फिर यार्न से क्या होता है कि फैब्रिक बनती है क्रिस क्रॉस करके। जैसे ऐसे धागे थे और फिर इसको क्रिस क्रॉस करके हमने क्या बना दिया? एक फैब्रिक बना दी। ऐसे फैब्रिक सब तैयार होते हैं, फिर कटिंग करके हम क्लॉथ बनाते हैं। तो क्लॉथ बनाने में ये प्रोसेस हुआ, और फिर इसको पैकेजिंग करके हम फिर इसको मार्केट में सेल करते हैं। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। कॉटन कहाँ है? और फिर ये आपका फिनिश्ड गुड क्या है? फिनिश्ड गुड आपका फाइनल क्लोथ है। क्लोथ में शर्ट हो सकता है, कुछ भी, आप पैंट ले लो, शर्ट ले लो, ट्राउज़र ले लो, कुछ भी। तो आपने देखा कि प्रोसेसिंग हो रहा है और वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। इसी को आप सेकेंडरी सेक्टर कह लो, इंडस्ट्रीज़ कह लो। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स कैसा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से आप लेते हो और प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो। क्या करते हो? वैल्यू एडिशन करते हो। जहां आपको 10 रुपये का कोई चीज़ मिल रहा है, उसमें आप वैल्यू एडिशन करके उसको 20 रुपीज़ बना देते हो। जैसे रियल जूस का एग्जांपल ले लो आप,
कोई भी उसमें जूस है उसमें केमिकल्स वगैरह मिला दिए, शुगर मिला दिया, या फिर उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्सअप करके हमने एक फाइनल रियल जूस बना लिया, तो वो क्या है, वो भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है बट उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका हमने रेट हाइक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोसेसिंग में आया, मैन्युफैक्चरिंग में आया। मोर वैल्यू टू पीपल एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इन टू पेपर। पल्प में किस में चेंज हो गया, पेपर में, और पेपर किस में चेंज हो गया, नोटबुक में। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 2 प्रोसेस इसमें हुए, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से हमने क्लॉथ देखा और पल्प से हमने पेपर देखा, दोनों में वैल्यू एडिशन हुआ। तो ये क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक तो आपका बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल होगा कि उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या लग रहा है। रॉ मटेरियल के बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, साइज़ और ओनरशिप के बारे में भी देखेंगे। रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, फिर मराइन बेस्ड इंडस्ट्री है एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। मतलब जिस भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। सपोज़ करिए प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है जो आपका रॉ मटेरियल है, तो वो आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिस्किट फैक्ट्री क्या है, आपका एग्रो प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। रियल जूस का जो मैंने एग्जांपल बताया वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड है। वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, मिनरल बेस्ड में क्या हो जाएगा, मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा वो मिनरल होगा। जैसे आयरन को क्या किया जाता है, आयरन ओर से मेटलर्जी की प्रोसेस होती है जिससे आयरन निकलता है, और आयरन फिर अगले इंडस्ट्री में भी हेल्पफुल होता है, आगे के इंडस्ट्री में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या हुई, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी रॉ मटेरियल्स आपके सी फूड या ओशियन से रिलेटेड होते हैं, वो रॉ मटेरियल आपका सी या ओशियन से गेट होता है, उसको मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है कि वो आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। दिस इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। फार्मास्यूटिकल कैसे, जैसे कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं वो क्या हुई, वो आपको फिनिश प्रोडक्ट के लिए वो रॉ मटेरियल हो गई और वो फॉरेस्ट बेस्ड हो गई, क्योंकि फॉरेस्ट से गेट हो रहा है। साइज़ के अकॉर्डिंग की बात करें तो 2 टाइप के हैं, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में क्या होता है, वो एक तो लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम और लेबर ज़्यादा लगते हैं। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर इंडिया की बात की जाए तो इसका वो जो रेगुलेटर होता है वो सिडबी होता है। तो मोस्टली आपको स्मॉल स्केल में कैपिटल कम, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होंगे। जैसे वीविंग, बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ अलाइक एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव इसलिए क्योंकि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा लगता है। एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ सिल्क वीविंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो गया। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी की बात की जाए तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप में आपको प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपको समझ में आ रहा है कि जो या तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने ओनरशिप ले रखी हो उसको प्राइवेट कहते हैं। पब्लिक सेक्टर में आ गया जहाँ मोर देन 50% शेयर होल्डिंग क्या हो, गवर्नमेंट की हो या स्टेट ओन्ड हो, तो वो आपका पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, जहाँ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो जब मिक्स करते हैं तो फिर वो हो जाता है आपका
ज्वाइंट सेक्टर, जैसे एग्जांपल है मारुति उद्योग क्या है, ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल है। और फिर कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की जाए, कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स या फिर उसके जो वर्कर्स वही उसके क्या होते हैं, मालिक होते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुधा डेयरी, और बिहार में मिथिला उद्योग भी है, वो भी क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर का ही एग्जांपल है। इसमें जो भी सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सब वही मालिकाना हक उसमें रखते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या मतलब होता है कि इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन और प्रॉब्लम बोथ, कि इंडस्ट्री ऐसी जगह हो जहाँ पे हमको ईज़िली रॉ मटेरियल मिल सके। रॉ मटेरियल्स क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स जितना आसानी से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ प्रोसेसिंग होगी और फिर यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलेगा। तो रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके, वहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में जो जमशेदपुर या आपने झारखंड, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल, ये सब अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो मिलते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कोल इजीली अवेलेबल है। झरिया कोल फील्ड्स वगैरह है, तो झारखंड में कोल फील्ड्स भरा पड़ा है, तो वहाँ इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है। लेबर आपको चीप मिलने चाहिए या मीडियम एक्सपेंस में मिलने चाहिए। हायर लेबर कॉस्ट है तो फिर आप वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। कैपिटल आपको इजीली अवेलेबल हो, ऐसा भी नहीं कि ऐसे जगह लगा दिए जहाँ रॉ मटेरियल लेबर तो मिल ही रहा है बट कैपिटल ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पावर होनी चाहिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो फिर प्लांट कैसे रन करेगा, इंडस्ट्री कोई कैसे रन करेगी। प्रॉपर लैंड होना चाहिए, लैंड ऐसा जो प्रॉपर समतल हो। आप ऐसे टोपोग्राफी पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जहाँ के या तो एल्टीट्यूड बहुत हाई हो या फिर टोपोग्राफी उसकी प्लेन ना हो। तो आपको लैंड क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ से कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इजी हो, इधर रेलवे, इधर रोडवेज और इधर वाटरवेज। अब आप एयरवेज से तो लेके जाओगे नहीं क्योंकि एयरवेज की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जनरली जो वाटरवेज होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। उसके बाद रोडवेज है, रेलवेज हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन इजी होने चाहिए। फाइनल आता है मार्केट क्या, जब आपने यहाँ इनपुट्स डालें, यहाँ प्रोसेसिंग हुई और यहाँ आउटपुट हो आके तैयार हो गया, ठीक है। बट अब इस आउटपुट के लिए आपको नियर मार्केट अवेलेबल है नहीं। मार्केट क्या कि मतलब इसको ख़रीदने वाले लोग नहीं हैं। सपोज़ करिए आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई और यहाँ पे आपने पूरा कॉटन वटन डाला और फिर यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स करके आपने शर्ट्स बना लिए या जीन्स, आपने एग्जांपल ले लियो, जीन्स बना लिए, ठीक है। और जीन्स का यहाँ ख़रीदार ही नहीं है इस मार्केट में, तो फिर आप कहाँ ले जाके बेचोगे? फिर तो आपका पूरा बना बनाया ख़त्म हो गया ना, इंडस्ट्री आपकी फ्लॉप कर जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास इतने सारे फैक्टर्स नहीं थे, इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद भी मार्केट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से ये आपको इशू हो गया। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि जनरली इसको सी पोर्ट्स वगैरह के पास इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश की जाती है ताकि रॉ मटेरियल्स भी वहाँ आ सके और मार्केट तक आप पहुँच भी हो सके। चाइना इसीलिए तो मास्टर है, इसको साउथ चाइना सी का एक्सेस है और वहाँ वो पूरे वर्ल्ड में गेट कर देता है। तो ये सब रीज़न्स हैं कि क्या क्या फैक्टर्स करते हैं अफेक्टिंग। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर। अब इतनी सारी चीज़ें थी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए या उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए सब्सिडाइज्ड पावर भी गवर्नमेंट देती है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होनी चाहिए एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज़ में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरियाज़ में सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ताकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। जनरली टाउन्स एंड सिटीज़ का क्या होता है, ग्रोथ होता है।
इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात की जाए, इंडस्ट्रियल सिस्टम में वही है कि इनपुट लगता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। जैसे आपने देखा था कि कॉटन से क्लॉथ बना और वुड से पेपर पल्प, फिर पेपर, फिर नोटबुक। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनने में। इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं अगर बात की जाए वर्ल्ड लेवल की, तो वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये वाला बेल्ट देखिए, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप का ये पार्ट देखिए, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया का अब ये देखिए, ईस्टर्न यूरोप की बात इधर देखिए, ये सब बेल्ट क्या है जो ब्लैक के है आपको, ये सब इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं। ईस्टर्न एशिया हो गया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स नीड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट्स स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। कोल फील्ड्स इसलिए क्योंकि कहीं पर भी आपको कुछ भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए आपको पावर का यूज़ होगा ही, और कोल क्या करता है, थर्मल पावर आपको प्रोवाइड करता है। सी पोर्ट से आपको क्या होते हैं, एक तो आपको रॉ मटेरियल मिलता है, दूसरे मार्केट तक आपको पहुंच बनती है। चाइना क्या करता है, ये एरिया पूरा इधर से होते हुए ये आपको इंडोनेशिया होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होते हुए, ये पूरा इंडियन ओशन, ये सब पूरा मार्केट चाइना क्या करता है, कब्जा करता है। आपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव सुना होगा, तो चाइना अभी लीडिंग है। इंडिया की बात करें तो इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई पुणे क्लस्टर है इंडिया में, ये वाला एरिया देखिए। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, बेंगलोर से तमिलनाडु का यहाँ पर आपको कुछ बेल्ट मिलेगा। हुगली रीजन, वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन मिलेगा आपको। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है। गुड़गांव दिल्ली और मीरठ बेल्ट है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब कुछ क्या है, इंडिया के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज इनिशिएटिव है। मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, पहला तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आगे हम देखेंगे भी, यहाँ समझ लीजिए। दूसरा बड़ा क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर तीसरा क्या है, आईटी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील तो मेजर इंडस्ट्रीज़ है। एक तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें या तो आयरन की होती हैं या स्टील की होती हैं। स्टील आयरन से ज़्यादा मजबूत होता है, एक चीज़ देखिए। और आयरन एंड स्टील क्या होता है कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी पुरानी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है। तो ये मेनली इंडस्ट्रीज़ होते हैं। अब बात करते हैं एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, जो 1984 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत लोगों ने सुना भी होगा। ये 3 दिसंबर 1984 की भयावह रात थी, या आप कह सकते हैं 12:30 की बात है। इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है भोपाल में, रात में 12:30 में इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक जहरीली गैस है, इसका रिसाव होने लगा था, और लगभग इसमें 3598 लोग मारे गए थे। 1989 की फिगर है, यानी आप ये अगर गवर्नमेंट का वो आंकड़ा है तो आप इसे समझिए कि इसका आंकड़ा डबल या ट्रिपल ही होगा मरने वालों के। लोग अपने घर में सोए हुए थे और ये गैस रिसाव हुआ और लोग मर गए। इसके अलावा भी आज भी लोग उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स का शिकार होते हैं, मतलब किसी को ब्लाइंडनेस रहती है, किसी को इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम होती है। थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स, जो सर्वाइव कर गए उसको भी अभी तक या तो ब्लाइंडनेस है, या तो इम्यून सिस्टम उनका ख़राब है, या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कुछ ना कुछ उसको डिज़ॉर्डर ज़रूर रहा उस जहरीली गैस के वजह से। एक एग्ज़ाम्पल इसका भी दिया गया है चाइना का। इसी तरह से इंसिडेंट एक बार हुआ था। तो इस तरह के जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिस्क रिडक्शन कुछ मेजर्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ना लगाएं। आप वहाँ लगाएं जहाँ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन जहाँ कम पॉपुलेशन है। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर, लोगों को ये पता तो होना चाहिए ना कि अगर ये हुआ तो फिर क्या करना है।
स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैज़ार्डियस सब्सटेंसेज एंड देयर पॉसिबल इफ़ेक्ट्स। अगर सपोज़ करिए यहाँ से ये चीज़ों की अगर रिसाव ही हुआ, अगर ये चीज़ें पहले अवेयरनेस फैलाई रहती कि मिथाइल आइसोसाइनाइड करने से रिसाव से ये होता है और इसके बचाव में हमें ये करना है, तो फिर आसपास के लोग भी अपने पास कुछ उसके लिए रखते हैं बैकअप प्लान कि हाँ ये होगा तो फिर हम ये करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम होने चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी शुड बी लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि पूरा भरे ही भरे जा रहे हैं, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स होने चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्यों, सपोज़ करिए ये इंडस्ट्री है, यहाँ से कुछ वेस्ट जनरेट हुआ तो इसका क्या है, इसका एक डिस्पर्शन मैकेनिज़्म होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंके हुए हैं तो उससे क्या हुआ है, जहरीली गैसें रिसाव हो रही हैं या फिर उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं, तो उससे क्या हो, उससे आपको आसपास के लोगों में परेशानी होती है, वो मेजर एलिमेंट का रीज़न बनती है। सो ये रहा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद से हम देखेंगे मेनली इंडिया में जमशेदपुर का केस स्टडी और पिट्सबर्ग की इंडस्ट्री की कहानी। सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू गाइस।